नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम कृषि संबद्ध एवं सेवाएं टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप घर बैठे कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का तो मात्र 149 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एडीओ की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज अभी मात्र 2799 रुपये में अवेलेबल है। अगर आप पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका के क्लासेस लेना चाहते हैं तो 1799 रुपये में मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे। जो भी आप कोर्स में डेमो देखना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर डेमो अवेलेबल है और वहीं पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई से भी कोर्स में आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसका नाम है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। मतलब कृषि और इससे जो संबंधित जो सेवाएं हैं, मतलब कृषि क्षेत्र को आज मोटा मोटी पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृषि से संबंधित डेटा जो है वो हर एग्जाम में तकरीबन पूछे ही जाते हैं। तो पहले कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इससे संबंधित जैसे और योजनाएं वगैरह हैं, है ना। जैसे मत्स्य क्षेत्र हो गया, पशुपालन क्षेत्र हो गया, वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। उद्यानिकी क्षेत्र हो गया, ये सब आते हैं। तो वो सब भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला लाइन आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। मतलब अपने आजीविका के लिए आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 80% जनसंख्या जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में 40.10 लाख परिवार जो है वो कृषक परिवार हैं, जिसमें से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। लघु किसान या सीमांत श्रेणी के किसान किसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीमांत श्रेणी के किसान या सीमांत किसान किसको कहते हैं, जिनके पास अधिकतम 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। मतलब जो किसान करने लायक, मतलब कृषि भूमि होती है ना, जिसको जोत भी कह देते हैं। तो कृषि भूमि अधिकतम सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर रहता है। 1 हेक्टेयर को एकड़ में कन्वर्ट करें तो 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर बराबर, है ना। तो लगभग 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर। तो ऐसे किसान जिसके पास अधिकतम 1 हेक्टेयर ही भूमि है उसको सीमांत श्रेणी में गिना जाता है। और लघु किसान किसको कहते हैं, लघु श्रेणी में उनको गिना जाता है जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक का जोत होता है, मतलब कृषि भूमि होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। राज्य में लगभग 38.75% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे कि राज्य में जो सिंचाई क्षेत्र है वो है 38.75%, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है जलाशय एवं नहरों से। ठीक है, राज्य में जितने भी तरह से सिंचाई सुविधा अवेलेबल है, जैसे जलाशय से हो गया, नलकूप से हो गया, पंप से हो गया। पंपों में भी जो भूमिगत पंप होता है वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप हो गया, सोलर पंप हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से जो सिंचाई सुविधा होती है उसमें सबसे ज़्यादा जलाशय एवं नहरों से की जाती है। कितना, सर्वाधिक 52%। यहाँ की जो अधिकांश भूमि है वो कृषि जो भूमि है जितनी भी, वो वर्षा पर निर्भर है। यहाँ की खेती जो है वर्षा की खेती पे निर्भर है। प्रदेश में 55% कास्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई के दूसरी फसल लेना यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ की जो भूमि है उसकी जल धारण करने की क्षमता कम है। मतलब जैसे काली मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन यहाँ के जो प्रदेश की जो भूमि है उसमें जल धारण करने की क्षमता कम है। इसी कारण ज़्यादातर जो खेती होती है वो वर्षा से डिपेंडेंट खेती यहाँ पे होती है। ये आप याद रखेंगे। प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब कुछ योजनाएं पढ़ते हैं। जैसे शाकंभरी योजना किससे संबंधित है, ऐसा पूछा जाए तो शाकंभरी योजना जो है सिंचाई से संबंधित है, ऐसा याद रखेंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप पर योगदान दिया जाता है, अनुदान वगैरह दिया जाता है। तो सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई है। तो आप क्या याद रखेंगे, शाकंभरी योजना जो है वो सिंचाई से संबंधित योजना है। दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है इस योजना के तहत। स्प्रिंकलर क्या होता है, जैसे फव्वारा टाइप का आप देखे होंगे जिससे पानी निकलता है। तो जो सिस्टम है स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए, इस पर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। किनको, लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% का अनुदान मिलता है।
जो भी खर्चा होगा उसका 70%, इसमें 33% केंद्र सरकार और 37% राज्य सरकार देता है, और अन्य किसानों को 50% का अनुदान मिलता है। तो केंद्रांश या और राज्यांश चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। वैसे योजनाओं का जो ओवरऑल जो योजनाओं का केंद्र अंश और जो राज्य का अंश है वो पूछा जाता है, इस तरह से डिटेलिंग शायद पूछा जाए, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है किससे संबंधित है, तो ये है स्प्रिंकलर पर अनुदान से संबंधित। यहाँ पे लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% और अन्य किसानों को 50% का अनुदान मिलता है। फिर अगला है लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना। इस योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि में अधिकतम 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले के तालाब का निर्माण किया जाता है। तो कितना, 40 हेक्टेयर क्षमता वाले तालाब का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र का राज्य के जीडीपी में जो योगदान हुआ है स्थिर भाव पर, उसको हम देखेंगे। तो फसल क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में जो भागीदारी रहा है वो कितना रहा है, 26,98,261 लाख अनुमानित है 2022-23 के लिए, जिसमें इसका जो प्रतिशत हिस्सा है फसल क्षेत्र का जीडीपी में जो परसेंटेज है वो है 9.89%। अब कुछ योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा डिटेलिंग दिखेगा जिससे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है। लेकिन जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा स्पेशली उस पॉइंट को ही आपको ध्यान में रखना है, और जिसको कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसको और अच्छे से याद रखना, उसको आपको एकदम अच्छे से फोकस करना है। जैसे हम इसके पार्ट 2 में एमसीक्यूज अगर भी प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आज का क्लास बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए एमसीक्यूज जो है वो अगले पार्ट में मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो पहला जो योजना है वो है आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण। ये योजना क्या है, प्रमाणित बीज का वितरण करने से संबंधित योजना है। इससे क्या होगा, किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त या फिर अधिक उत्पादन में उत्पादकता देने वाली प्रमाणित बीज हो गया, इस तरीके से इसमें किया जाता है कि इसका वितरण किया जाता है। प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसमें 500 से लेकर 2500 तक अलग अलग बीज या फिर कैटेगरी को देख के 500 से लेकर 2500 तक का अनुदान देने का प्रावधान है आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण योजना के अंतर्गत। फिर अगला है राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा। तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन और 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। दो तरीके से योजना संचालित है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। राज्य सरकार ने 2014 में चालू किया था जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, और 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। अब इसमें क्या किया गया है, 5 जिलों को शुरू में चुना गया था, और इन 5 जिलों को जैसे कि गरियाबंद हो गया, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इनको पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। और शेष 22 जिला, उस समय टोटल 27 जिला था, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शेष 22 जिला को के एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जहाँ यहाँ पे और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप याद रखेंगे राज्य के जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन और 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना चालू किया गया। टारगेट क्या था कि राज्य को जैविक जिला बनाया जाए, राज्य के जो जिला हैं उनको जैविक खेती से संबंधित वहाँ पे काम किया जाए। और इस योजना के अंतर्गत 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। जैसे आप मैप में देखेंगे तो ये एरिया ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और गरियाबंद, इनको पूर्ण जैविक जिला। और बाकी जो शेष जिले हैं उसमें से एक एक विकासखंड को जैविक जिला बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित है। तो अब इसमें अपडेट क्या होगा, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण से एज इट इज़ मैंने यहाँ पे निकाला, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में भी यहाँ पे 33 जिले की बात नहीं की है। लेकिन यहाँ पे अपडेट क्या हो गया, जैसे कि 5 के अलावा जो बाकी और जिले बच जाएंगे उनमें से एक एक विकासखंड को जैविक जिला बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो जो पूर्ण जैविक जिले हैं वो एज इट इज़ यही रहेगा, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। तो यहाँ पे हल्का सा बस ये ध्यान रख सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। राज्य के जैविक ब्रांड, तो जैविक ब्रांड में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे चांग्रो राइस लिखा हुआ है, तो चांग्रो राइस जो है कौन से जिला का जैविक ब्रांड है, ठीक है। या फिर भांसा जाल राइस है, महामाया राइस है, ये सरगुजा जिले का जैविक ब्रांड है। इसी तरीके से मैंने पूरा मैपिंग कर दिया है, इस तरीके से आप मैपिंग करके याद रख लेना। यहाँ पे क्या क्या याद रख सकते हो, जैसे मुंगेली जो है आगर राइस ब्रांड, कबीरधाम इस एरिया में मैकल श्रेणी पाया जाता है, तो यहाँ पे मैकल्स करके एक ब्रांड है। राजनांदगांव में आरुक ब्रांड है, दंतेवाड़ा में
आपका एक पंचतत्व करके है, आदिम है ना, तो आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं, तो इस तरीके से दंतेवाड़ा में आदिम ब्रांड ऐसे ही याद रख सकते हैं। धमतरी में रुद्री डैम है, तो रुद्र जो आपका ब्रांड है वो धमतरी का हो गया। दुर्ग में शिवनाथ नदी आपको पता है ना, शिवनाथ नदी यहाँ से होकर गुजरती है, तो शिवनाथ ब्रांड दुर्ग का है। उसी तरीके से सरगुजा में बांसा जाल महामाया हो गया, और बलरामपुर में चांग्रो ब्रांड हो गया। इसके अलावा कुछ तो आपको ध्यान में रखने के लायक भी नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, बस्तर नेचुरल बस्तर का ब्रांड हो गया। केलो ब्रांड आप याद रख सकते हैं, रायगढ़ में है ये, और केलो नदी रायगढ़ में, इसलिए केलो ब्रांड हो गया। शिवनाथ ब्रांड मैंने बता दें दुर्ग में। जैसे रायपुर ऑर्गेनिक्स, तो ये रायपुर का ब्रांड है। बालोद ऑर्गेनिक, तो ये बालोद का ब्रांड है। जसपुर एग्रो फ्रेश, तो जसपुर का ब्रांड है। तो ये नहीं पूछा जाएगा जिसके नाम में ही स्थान का नाम है। जिसके नाम में स्थान का नाम नहीं है, जैसे चांग्रो, तो स्पेशली इसको याद रख लेना, चांग्रो कहाँ है, बलरामपुर का। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 2015-16 से चला आ रहा है। कब से? 15-16 से चला आ रहा है। ये योजना क्यों लाया गया? वर्षा जल का संग्रहण करना, उनका संचयन करना, और उससे सिंचाई स्रोतों को बढ़ाना, है ना, भू जलवर्धन को बढ़ाना, ये सब काम करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया है, ताकि सिंचाई के जो भी सोर्सेस है उसका अच्छे से उपयोग करके सिंचाई को बढ़ाया जा सके। योजना अंतर्गत 5 वर्षों के लिए इतनी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश का आपका इतना हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये एक बार पढ़ लेना, जैसे 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचित किया जाना है। हालांकि इतना डिटेलिंग आपको ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, इतना पूछा नहीं जाता, बट एक बार इसको आप पढ़ लेना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से संचालित है, और इसमें कुछ इतना और कुछ इतना करोड़ जो है प्रस्तावित है, और इतनी जगह इससे सिंचाई के लिए यहाँ पे बनेगा, है ना। उसके आगे और है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करते हुए 2022-23 के माह के अंत तक 511.58 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। तो ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस इसको स्टोरी की तरह सुनो आप। अगर डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाए तो हो सकता है एक बार पढ़े रहेंगे तो आपसे बन जाए, लेकिन जहाँ पे मैं बोलूँगा इसको अच्छे से याद रखना है, उसको ही आपको ध्यान में रखने की कोशिश करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है इतना लेंदी टॉपिक है कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। हम पढ़ा तो सब चीज़ देंगे, लेकिन कितना याद रखोगे आप? इसलिए जहाँ पे मैं बोलूँगा स्पेशली इसको अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ उसको आप कोशिश करना कि उसमें जैसे आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो उस चीज़ को आप लिख सको। फिर अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 से संचालित है। फसल की बीमा करके कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए इस योजना को लाया गया। इसमें पात्रताएं क्या क्या है, मतलब किस हिसाब से इसका लाभ मिलता है। जैसे बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में, या फिर बुआई फेल हो जाने की स्थिति में, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, या फिर स्थानीय आपदाएं जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, उस स्थिति में अगर जैसे फसल को हानि हो जाता है तो उसके एवज में क्षतिपूर्ति मिलेगा। फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैला कर रखी हुई फसल में अगर नुकसान हो जाता है, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी शब्द में करपा कहते हैं, फसल को ऐसे खेत में रख देते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, बारिश हो गया अचानक, या फिर इसमें कीड़ा पड़ गया, या फिर और कुछ तरीके से नुकसान हो गया, इस तरीके से अगर नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसका जो है क्षतिपूर्ति मिलता है। फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में, जैसे फसल पैदावार नॉर्मली 1 एकड़ में आपका 15 क्विंटल होता है, लेकिन 1 एकड़ में सिर्फ 1 ही क्विंटल हुआ, तो फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति हुई है, तो उस स्थिति में भी पात्रता है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति मिले। फिर अगला टॉपिक है कृषि यांत्रिकीकरण। विभिन्न कृषि कार्यों में सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश में लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना इस योजना का मुख्य भाग है। देखिए यहाँ पे क्या क्या समझना है आपको। जैसे छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत श्रेणी के किसान, उनको चाहिए बड़ा बड़ा मशीन, है ना, कृषि से संबंधित मशीन चाहिए, किराए पे चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा कृषि यंत्र सेवा केंद्र बनाया जाए जहाँ से लघु एवं सीमांत किसान जाए और किराए से
वहाँ पे जो भी उसको मशीनरी चाहिए वो ला सके। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये जो योजना है कृषि यांत्रिकीकरण, उसमें कृषि सेवा यंत्र स्थापित किया जा रहा है। जैसे कोई भी कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना चाह रहा है तो उसको योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। राज्य में अब तक कुल 2505 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किया जा चुका है। 2805 है ये, 2805, तो ये याद रखेंगे आप। 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र राज्य में अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी लघु या सीमांत कृषक जहां उसको किराए में मशीनरी की ज़रूरत है, यहाँ पे जाएगा कृषि यंत्र सेवा केंद्र में और अपने किराए के हिसाब से वो मशीन ले सकता है। फिर अगला है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के बारे में आप सबको डिटेल से पता ही है, बहुत टाइम का योजना है ये। इसमें मैं और ऊपर से क्या पढ़ा देता हूँ कि शुरुआत कब हुआ, 2020-21 में हरेली के दिन 20 जुलाई 2020, याद रखेंगे 20/7/2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सुराजी गाँव में स्थापित जितने भी गौठान हैं, गौठान के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रुपये प्रति किलो में गोबर को खरीदा जाता है और इसको कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके बाकी किसानों को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है इस योजना में, गोधन न्याय योजना में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गौठान समितियों के द्वारा गोबर को खरीदा जाता है। उसके बाद उसको जितने भी स्व सहायता समूह के द्वारा सुपर कंपोस्ट खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट खाद हो गया, या फिर वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट प्लस खाद हो गया, इस तरीके से 3 कैटेगरी में कन्वर्ट करके अलग अलग दर से बेचा जाता है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। गोबर को खरीदा जाता है 2 रुपये किलो में, याद रखेंगे। उसके बाद 3 कैटेगरी में वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद और सुपर कंपोस्ट प्लस खाद 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचा जाता है 10 रुपये किलो में, सुपर कंपोस्ट खाद को बेचा जाता है 6 रुपये किलो में, और सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे जुड़ गया तो 6 से आप 6.5 जोड़ देना इसको, है ना। ऐसे याद रखेंगे 3 कैटेगरी में इसको कन्वर्ट करके बेच दिया जाता है। और इसका प्राइस याद रखेंगे, 2 रुपये में खरीदा जाता है और 10, 6 और 6.5 3 अलग अलग कैटेगरी में बेचा जाता है। फिर अगला है कृषि विपणन, टॉपिक का नाम है कृषि विपणन। इसमें क्या क्या याद रखना है, जैसे छत्तीसगढ़ में कितने कृषि मंडी है, कृषि कितने उपमंडी है, ये डेटा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी की संख्या 69, एकदम अच्छे से याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। कृषि मंडी की संख्या है 69 69 और कृषि उपमंडी है 118। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष 2022-23 में 6,328 लाख रुपए की आय हुई मंडियों से। यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह दिया हुआ है कितना आय हुआ है और कितना टन आवक हुआ है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि बाजार। भारत सरकार द्वारा देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि डायरेक्ट राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा जैसे इन मंडियों को जोड़ा जाए तो ऑनलाइन इनका देख रेख किया जा सके, यहाँ पे उचित काम किया जा सके। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि उपज मंडियों का चयन किया गया है। तो बस यहाँ पे एक लाइन ध्यान में रख सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में भारत की जो 585 कृषि उपज मंडियाँ हैं उसमें से 14 जो है छत्तीसगढ़ के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। प्रदेश की 11 मंडियों में इसकी स्थापना की गई है। ये 11 मंडी कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस ये याद रख सकते हैं कि 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसमें क्या होता है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है और उसकी उर्वरा शक्ति के हिसाब से कौन सा फसल लगाना चाहिए इसका सुझाव दिया जाता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को सुझाव दिया जाता है कि कौन सी फसल आपको कब लेना चाहिए। तो प्रदेश की 11 मंडियों में इसकी स्थापना की गई है। और उसी तरीके से 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया है। फिर अगला है एक मार्कनेट पोर्टल 2006 से राज्य के उपमंडियों एवं मंडियों में संचालित है। इसके माध्यम से दैनिक आवक भाव आदि की जानकारी नियमित रूप से आप ले सकते हैं ऑनलाइन। उसी तरीके से एग्री मंडी सॉफ्टवेयर है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेश की कृषि मंडियों के दैनिक जो है ना आवक और भाव है जो भी, उसकी मासिक जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला है मंडी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी सेम है ली जा सकती है। और ये जो एप्लीकेशन है वो
www.agriportal.cg.nic.in इसमें उपलब्ध है। फिर अगला है फसल सब्जी मंडी। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ फल सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सब्जी मंडी कहाँ कहाँ पे ये आप देख सकते हैं। फिर अगला है गौ सेवा आयोग अनुदान। गौशालाओं एवं पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड के द्वारा अपनी आय का 20% की दर से अनुदान दिया जाता है। जितने भी गौ सेवा आयोग हैं, है ना, उनको मंडी बोर्ड से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 20% जो है अनुदान के तौर पर दे दिया जाता है। फिर अगला है किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण। किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, ताकि बिचौलियों से बचे, है ना। डायरेक्ट किसान और उपभोक्ता को आपस में जोड़ अगर हम देंगे तो ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी मिलेगा और सही कीमत पर सही चीज़ मिल जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 9 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। फिर अगला है टोटल मंडियों की भंडारण जो क्षमता वो कितनी है। तो भंडारण क्षमता याद रखेंगे, प्रदेश के मंडी और उपमंडी इन सबको मिलाकर वर्तमान में कुल 360 नग गोदाम है, जिसकी जो क्षमता है वो है 2,47,500 जो है मैट्रिक टन, है ना, 2,47,500 मैट्रिक टन। फिर अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2022। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या चेंजेस किया गया है, ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 1 जून 2020 को। इसमें संशोधन क्या किया गया है, संशोधन के अनुसार जो छोटा व्यापारी है जो दिन में 10 क्विंटल रख सकता था कृषि उपज का स्टॉक, अब वो 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है। तो एक छोटा व्यापारी एक दिन में 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टॉक रख सकता है, कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार। फिर अगला टॉपिक है उद्यानिकी। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अगला टॉपिक है। तो छत्तीसगढ़ में 136 उद्यान रोपणी एवं 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है। तो 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है, इसका नाम याद रखेंगे आप। बाना रायपुर में एक और दूसरा है राजपुर दुर्ग में। फिर अगला है राज्य पोषित योजनाएं। उद्यानिकी से संबंधित जो जो योजना है उसको हम देखेंगे। तो पहला है फल विकास कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केले के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड के अनुसार 25% का अनुदान है। ठीक है, अगर कोई किसान आम, पपीता और केले की खेती करने के लिए बैंक से ऋण लेता है तो वहाँ 25% का अनुदान मिलता है फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। और जो किसान लोन नहीं लेना चाहता है वो फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25% अनुदान नाबार्ड के मापदंडों के हिसाब से दिया जाएगा। देखिए, जो बैंक से ऋण लेगा आम, पपीता या फिर केले के लिए उसको 25% का अनुदान मिलेगा। लेकिन अगर कोई लोन नहीं ले रहा है तो उनको अगर आम की खेती करना है तो आम से संबंधित जो भी पेड़ हो गए और जो उससे संबंधित जो भी काम करने के लिए खाद जो भी लगेगा उसमें 25% का अनुदान नाबार्ड के हिसाब से मिलता है फल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर अगला टॉपिक है उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि उद्यानिकी जितने भी फसल है, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, औषधि एवं सुगंधित फसल हो गया, पुष्प हो गया, इनको हम उद्यानिकी फसल कहते हैं। एक बार पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि निम्न में से कौन सी उद्यानिकी फसल का जो उत्पादन है इस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे यही चीज़ आप याद रखेंगे, जिससे कि 2022-23 की उत्पादकता हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखेंगे 13.83 मैट्रिक टन सबसे ज़्यादा सब्जी का मिलता है। तो सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन सब्जी का हुआ, उसके बाद पुष्प का हुआ, उसके बाद फल का हुआ, ठीक है, और सबसे कम हुआ आपका मसाला का। तो सबसे ज़्यादा याद रख लेंगे सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ और सबसे कम हुआ उत्पादन मसाले का। तो इस तरीके से अगर जोड़ी मिलाव भी आ जाएगा, नाम दे दिया जाएगा और इसकी उत्पादकता दे दिया जाएगा और जोड़ी मिलाव भी आएगा, तो अगर आप सबसे ज़्यादा और सबसे कम को भी याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा सब्जी और सबसे कम मसाला। फिर अगला है नदी कछार तटों पर लघु सब्जी समुदायों को प्रोत्साहन देने की योजना। जो नदी कछार में खेती करते हैं, उनके तटों पे खेती करते हैं, उनके लिए क्या योजना है। तो नदी कछार में खेती करने वाले बीपीएल एवं लघु सीमांत कृषकों के लिए ये योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र पर लाभ देने के लिए अनुदान है। 0.40 हेक्टेयर के लिए अनुमानित लागत
जो राशि है 9,400 रुपये, इस पर 50% का अनुदान मिलता है, जिस पे अधिकतम 4700 रुपये का अनुदान देने की पात्रता है। देखिए, जो भी नदी कछार में खेती करता है, अगर वो बीपीएल परिवार का है या फिर लघु सीमांत किसान है ना, तो उनको क्या होता है, अगर वो 0.540 हेक्टेयर, लगभग 4.40 हेक्टेयर में खेती करता है, जिसकी लागत अगर 9400 है, तो उसमें से 50% अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा, मतलब 4700 रुपये अनुदान देय होगा इस योजना के अंतर्गत। फिर अगला है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। इससे पहले भी हमने सूक्ष्म सिंचाई योजना पढ़ा था, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं राज्य पोषित, राज्य का सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो 2013-14 से ड्रिप सिंचाई में अनुदान देने के लिए ये योजना लाया गया। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 55% अनुदान मिलता है और बड़े किसानों को 45% का अनुदान देने का प्रावधान है, अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर तक। ठीक है, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना में क्या मिलता है, ड्रिप सिंचाई में अनुदान मिलेगा, है ना, स्प्रिंकलर वगैरह में अनुदान मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे लघु एवं सीमांत किसानों को 55% और बड़े किसानों को 45% का अनुदान मिलेगा। जो भी खर्च आएगा उसका 55%, जो भी खर्च आएगा उसका 45%। फिर अगला है कम्युनिटी फेसिंग योजना, उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 से लागू है। तो इसमें क्या याद रखेंगे बस कि कम्युनिटी फेसिंग योजना किससे संबंधित है, उद्यानिकी फसल को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है, बस ये ध्यान में रख लेना। फिर अगला है सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 से ये लागू है। योजना के अंतर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूल गोभी के 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 100% का अनुदान दिया जाना प्रावधान है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करते हैं। अगला है एकीकृत बागवानी मिशन। एकीकृत बागवानी मिशन उद्यानिकी फसलों के सर्वांगीण विकास हेतु लाया गया है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। योजना के लिए 2022-23 के लिए 13,334 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत है। अगला है हाईटेक नर्सरी। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईटेक रोपनी की स्थापना हेतु इकाई लागत 100 लाख रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है, अगर कोई हाईटेक नर्सरी बनाना है तो इसमें क्या क्या है, देख, तो 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होना चाहिए हाईटेक रोपनी की स्थापना हेतु, जिसकी लागत राशि 100 लाख मतलब 1 करोड़ है। इसमें अगर सार्वजनिक क्षेत्र की हाईटेक रोपनी का निर्माण किया जाता है तो 100% का अनुदान मिलेगा और निजी क्षेत्र में 40 लाख का अनुदान दे है। ठीक है, अगर हाईटेक नर्सरी का निर्माण करना है तो 4 हेक्टेयर के लिए, जिसकी लागत राशि 1 करोड़ है, अगर निजी क्षेत्र में बनाना है तो 40 लाख का अनुदान दे है। उसी तरीके से लघु नर्सरी के निर्माण अगर कोई करना चाहता है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपनी की स्थापना करने हेतु, जिसकी जो लागत राशि 15 लाख रुपए है, सार्वजनिक में तो 100% अनुदान होगा, निजी क्षेत्र में याद रखेंगे इसका 50% कितना हो जाएगा, 7.5 लाख अनुदान दे होगा। ठीक है, तो हाईटेक नर्सरी का जो है कैपेसिटी याद रखेंगे 4 हेक्टेयर और लघु नर्सरी मतलब 1 हेक्टेयर में बनेगा। ठीक है, हाईटेक नर्सरी 100 लाख रुपए तक का यूनिट कैलकुलेट किया गया है, 100 लाख रुपए इसमें खर्चा जाता है, और लघु नर्सरी जिसमें लगभग 15 लाख ही आपका खर्चा होगा। तो हाईटेक नर्सरी में 40 लाख अनुदान दे होगा और लघु नर्सरी में 7.5% अनुदान होगा निजी क्षेत्र में। फिर अगला अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत 10 लाख रुपए की प्रति इकाई है, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना पर 100% अनुदान का दिए है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कम से कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सिंचाई से संबंधित योजना है, ये तो आपको पता है, लेकिन इस योजना का उद्देश्य क्या है? कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई करना। जैसे आपने टपक पद्धति सुना होगा, है ना, बूंद बूंद करके सिंचाई वहाँ पे होता है, लेकिन कम से कम पानी में काम बन जाता है। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना जो है वो कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई करने की योजना है। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 55% तथा बड़े किसानों के लिए 45% का अनुदान देय है। तो लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितना अनुदान मिलता है? 55%। और बड़े किसानों को कितना मिलेगा? 45%। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स सर्वे की पीडीएफ में लिखा है, एज इट इज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो भी लिखा हुआ है ना। जो भी शेष राशि है वो बाकी किसान लगाता है। जैसे 1 लाख का खर्चा आता है ना, तो यहाँ पे 55,000 का अनुदान मिल जाएगा, यहाँ पे 45,000 का अनुदान मिल जाएगा, बाकी शेष राशि किसान अपने से लगाएगा।
फिर अगला टॉपिक है जल संसाधन। जल से संबंधित डेटा हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है 137.90 लाख हेक्टेयर, जिसमें से लगभग 42% क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है। प्रदेश में सतही जल की जो मात्रा है वो है 48,296 मिलियन घन मीटर, और केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूजलीय जल की मात्रा है आपका मात्र 11,630 MCM मतलब मिलियन घन मीटर। वर्तमान में भूगर्भीय जल का उपयोग किया जा रहा है कितना परसेंट? 44% भूगर्भीय जल का उपयोग किया जा रहा है। और भूजल की दृष्टि से प्रदेश के 146 विकास खंडों में यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 122 विकासखंड सुरक्षित श्रेणी में है, 22 विकासखंड है आपका आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में, और 2 विकासखंड है संकटपूर्ण श्रेणी में। तो ये आप स्पेशली याद रखना, बहुत आसान है। 2 2 2 और 2 2 1, तो ये है आपका सुरक्षित श्रेणी में, इतना विकासखंड है आपका आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में, और इतना विकासखंड है आपका संकटपूर्ण श्रेणी में। अगला टॉपिक है सृजित सिंचाई क्षमता। राज्य की जो सिंचाई क्षमता है वो कितना है वो ध्यान रखेंगे। तो राज्य गठन के समय हम देखेंगे जब राज्य बना था 2000 में, और अब वर्तमान में भी देखेंगे। कभी कभी राज्य गठन के समय कितना था ऐसा भी पूछ दिया जाता है। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं थी, जहां पे 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। लेकिन वर्तमान में ये डेटा 22 मार्च 2022 तक का दिया गया है। तो वर्तमान में 21.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अब छत्तीसगढ़ में है। इस तरह राज्य निर्माण से अब तक 8.919 लाख हेक्टेयर 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विकास हुआ है। वर्तमान में सिंचाई का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में वो 38.75%। तो यहाँ पे जो 2 डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंचाई क्षमता का परसेंटेज कितना हो गया 38.75%, और क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो 21.47 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगामी वर्षों में राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये अगला टारगेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, सिंचाई का प्रतिशत, और ये आप याद रख लेना। और ये भी याद रख सकते हैं कि राज्य गठन से लेकर अब तक 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं। वृहद योजनाएं अभी राज्य में 8 है, निर्माणाधीन है 4। मध्यम योजनाएं अभी छत्तीसगढ़ में 38 है, निर्माणाधीन अभी नहीं है, सब बन चुका है। लघु योजना है आपका 2477, निर्माणाधीन है आपका 340। नलकूप है 30, और एनीकट और स्टापडेन है 806। सबसे इंपॉर्टेंट है वृहद योजना, कितना है? वर्तमान में 8 है और निर्माणाधीन 4 है। ये कम से कम ये तो याद आपको रखना है। वृहद और निर्माणाधीन परियोजनाएं जो भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूंगा। तो पहला नाम है अरपा भैंसाझार परियोजना। ये कहाँ पर है? देखिए, कई बार नाम से भी आपको समझ आ जाएगा। अरपा मतलब अरपा नदी में, भैंसाझार मतलब भैंसाझार गांव में, है ना। तो यह योजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम भैंसाझार के समीप अरपा नदी में है। तो अरपा नदी में, ग्राम भैंसाझार, जिला बिलासपुर में ये योजना है। वर्तमान में इस योजना की जो लागत राशि वो है 1141.90 करोड़। इस योजना से 112 ग्राम जो है वो लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, इस योजना से 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की निर्माण होगा, है ना। इससे जो है जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। ठीक है, और जो भी बचा बाकी है उसको जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या क्या याद रखेंगे? बिलासपुर के ग्राम भैंसाझार में इस योजना का निर्माण हुआ है अरपा नदी के तट पर, और इससे 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। फिर अगला है राजीव समोदा निजदा व्यपवर्तन। राजीव समोदा निजदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण हो चुका है, और योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र का निर्माण किया जाना बाकी है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो लगभग 30,000 हेक्टेयर इस जो परियोजना है उसका कैपेसिटी है, क्षेत्रफल कितना 30,000 हेक्टेयर में सिंचाई किया जा सकता है इससे।
फिर अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की 3 योजनाओं को सेलेक्ट किया गया है। कौन कौन से? केलो वृहद परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना, इन 3 को शामिल किया गया है। तो बस इतना याद रख लेना। 99 में से 3 सेलेक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ का, जिसमें से कौन कौन सा है? केलो, खारंग और मनियारी, ऐसा आप बना लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 99 में से छत्तीसगढ़ के 3 को सेलेक्ट किया गया है, केलो, खारंग और मनियारी। फिर अगला है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? हसदेव नदी। हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो गांव पे निर्मित है। बांध के 42 किलोमीटर नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में बांध का 100% निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। तो इसमें 100% निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण किया जा चुका है ना, योजना 2007 से पूर्ण किया जा चुका है। इसकी जो सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर है। इसकी जो सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर। इसमें और डिटेल में बताया गया कि खरीफ में 2,47,400 हेक्टेयर एवं रबी में 4,73,180 हेक्टेयर निर्मित की जा चुकी है। लेकिन आप क्या याद रखेंगे? टोटल क्षमता मिनी माता हसदेव बांगो की जो टोटल सिंचाई क्षमता है वह है 4,20,580 हेक्टेयर। फिर अगला है केलो परियोजना। केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट के केलो नदी पर प्रस्तावित है। केलो परियोजना जिला रायगढ़, ग्राम दनौट, नदी केलो, ठीक है। इससे 175 ग्रामों को लाभ मिलेगा। केलो परियोजना से जो सिंचाई क्षमता विकसित होगी वो 22,810 हेक्टेयर है। जून 2023 तक निर्मित किए जाने का बात किया जा रहा है, ठीक। फिर अगला है सिवरी नारायण बैराज। तो ये जो 2 बैराज है, सिवरी नारायण बैराज और साराडी बैराज, ये दोनों महानदी पर है, सिवरी नारायण बैराज की जो लागत राशि है वो दिया गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे याद रख सकते हैं कि सिवरी नारायण बैराज से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित जो है क्षमता विकसित होगी और साराडी बैराज से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होती है। तो यहाँ पे परियोजना एवं सिंचाई क्षमता दिया गया है, याद रखेंगे। मैंने अलग से टेबल बना दिया। जैसे मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का जो सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर, किलो परियोजना का 22,810 हेक्टेयर, सिवरी नारायण बैराज का 690, साराडी बैराज का 333। कौन कौन से जगह में है, कौन कौन सी नदी में है, इसका भी मैंने टेबल में बता दिया। तो ये इस तरीके से आप याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला है सिद्ध बाबा जलाशय के शीर्ष एवं नहरों का निर्माण कार्य। देखिए सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना, ये याद इसलिए रखेंगे कि जो नवीनतम जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये इसमें है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना, ये जो योजना है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के तहसील विकासखंड छुई खदान के ग्राम उरतुली के समीप लमती नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। नदी का नाम है लमती, ग्राम का नाम है उरतुली, विकासखंड आता है छुई खदान और जिला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसमें ये प्रस्तावित है। इससे क्या है, कुल 34 ग्रामों को लाभ मिलेगा और 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी इससे। फिर अगला टॉपिक है पशुधन। राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का जो ये मुख्य व्यवसाय है कृषि के अलावा ये एक पशुधन भी है। पशु संगणना 2019 के अनुसार राज्य में 1.59 करोड़ पशुधन है और 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। इसमें अगर हम देखेंगे तो पशुधन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की भागीदारी बताया गया है 2011-12 स्थिर भाव के हिसाब से। तो वर्ष 2022-23 में कितना अनुमानित है पशु क्षेत्र की भागीदारी, यहाँ पे देखेंगे आप 4,50,000 अनुमानित है। और यहाँ पे प्रतिशत हिस्सा ही ध्यान में रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का जो प्रतिशत हिस्सा है पशु क्षेत्र का वो है 1.67%। हालांकि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखने लायक बस एक ही चीज़ यहाँ पे, और ये याद रख लें, पशुधन टोटल 1.57 करोड़, कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है 1.87%, ठीक है। राज्य में वर्तमान में कितने
पशु चिकित्सालय हैं, कितने औषधालय, ये सब अगर हम देखें तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है 22, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र की स्थिति है 248, पशु चिकित्सालय 349, पशु औषधालय 841, मुख्य ग्राम खंड 10, मुख्य ग्राम खंड इकाई 99। वर्ष 2021-22 में 4.32 लाख पशुओं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 22, पशु चिकित्सालय 349। अगला टॉपिक है बकरी विकास। प्रदेश में वर्ष 2019 के पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे बकरियां हैं। कितना? 40.05 लाख। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र भी बनाया गया है। इनका नाम याद रखेंगे, सरोरा जो कि रायपुर में है, दूसरा है रामपुर, या इसको ठाठापुर के नाम से भी जाना जाता है, जो है कबीरधाम में। ये 2 क्या है, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, क्या क्या, सरोरा और रामपुर। उसी तरीके से आप सुकर विकास में क्या याद रखेंगे, सुकर की जो जनसंख्या है 5.27 लाख है, और सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पे है, सकालो, अंबिकापुर एवं परचनपाल जगदलपुर यहाँ पे संचालित है। इसमें व्हाइट यॉर्कशायर रसियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का पालन किया जाता है। ये प्रजाति भी याद रख लेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रजाति के सुकरों का पालन किया जाता है, व्हाइट यॉर्कशायर और रसियन चरमुखा नस्ल के। एक नवीन सुकर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जसपुर में प्रस्तावित है, ये प्रगति पर है। कहाँ पर? कुनकुरी जसपुर में नवीन सुकर पालन प्रक्षेत्र। फिर अगला योजना है 100% अनुदान पर सांडों का वितरण प्रदाय योजना। प्रदेश में 2006-07 से ये संचालित है। ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के ग्राम पंचायत में 100% अनुदान पर सांडों का वितरण किया जाता है। अगला है कुक्कुट विकास। प्रदेश में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.17 लाख, हमने शुरू में पढ़ लिया था 1.87 लाख, सॉरी करोड़, यहाँ पे लाख में अगर देखेंगे तो 187.12 लाख, लेकिन करोड़ में देखेंगे तो 1.87 करोड़ बतख एवं कुक्कुट पक्षीधन है। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। यहाँ पे वही तालिका दिया गया है जहाँ जैसे आप देख सकते हैं पशु चिकित्सालय 349 यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया था। पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, इन दोनों पॉइंट को आप याद रख लेना। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है 22, पशु चिकित्सालय 349। फिर अगला जो योजना है वो है ग्रामोत्थान योजना। पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना ग्रामोत्थान योजना की जो मुख्य उद्देश्य है। पशु नस्ल का सुधार करना है ना। आरंभ कब किया गया था? 2006-07 में। अब तक कुल 15,709 चरवाहों का पंजीयन इसमें किया जा चुका है। यहाँ पे लाभ क्या मिलता है, बस ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अगर कोई चरवाहा कृत्रिम गर्भाधान या फिर बधियाकरण करता है तो इसमें उसको प्रोत्साहन राशि मिलता है। 15 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15 रुपये प्रति बधियाकरण कार्य हेतु चरवाहों को योगदान दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है पशु मित्र योजना। योजना के तहत गौ सेवक हो गया या फिर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हो गए को पशुओं में टीकाकरण शिविर आयोजन में भाग लेने आदि हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, ये अभिकरण कब बनाया गया, बस ये याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पशु विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। कब? जून 2001 में। तो बस ये याद रखेंगे कि जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना के अंतर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु 2020-21 में 657 लाख प्रस्तावित है। इसी तरह से ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु इतना प्रस्तावित है। तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम झलम जिला बेमेतरा में गोकुल ग्राम बनाया जाएगा उसको, और ग्राम नगोई बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी। बस ये याद रख सकते हैं। फिर अगला है पशु उत्पाद उपलब्धता। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से राज्य में दूध उत्पादन हुआ है 1,848,000 टन, अंडा का उत्पादन हुआ है 20,316 लाख, मांस का उत्पादन हुआ है 50.321 हज़ार टन। प्रतिदिन व्यक्ति
के हिसाब से जो दूध की उपलब्धता है छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है, 171 ग्राम। कितना? 171 ग्राम। और प्रतिदिन वार्षिक अंडे की उपलब्धता है एक व्यक्ति के हिसाब से 69। प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडे की उपलब्धता है, एक व्यक्ति एक साल में कितना अंडा खाता है? 69। प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता, एक खाता उस हिसाब से नहीं, उपलब्धता के हिसाब से। एक व्यक्ति के लिए साल में 69, एक व्यक्ति के लिए मांस कितना? साल में 1.710 किलो, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 171 ग्राम। फिर अगला है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। इसके तहत 2 दुधारू पशुओं की जिसकी इकाई लागत राशि 1.14 लाख होता है, सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को इसमें 50% का अनुदान दिया जाता है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% का अनुदान मिलता है। ठीक है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं की जो भी राशि होता है 1.10 लाख अधिकतम बताया गया, तो इसमें अनुदान मिलता है। ठीक है। सामान्य को 50% और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को 66.6%। फिर अगला है उन्नत माता वत्स्य पालन योजना। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है ताकि उन्नत नस्ल के वत्स्य पालन में अभिरुचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 15,000 रुपये एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 18,000 रुपये। उन्नत नस्ल की बछिया हेतु, जैसे कि 4 महीने से 24 माह की बछिया होना चाहिए, इसके लिए पशु आहार लेने हेतु अनुदान का प्रावधान है। फिर अगला जो टॉपिक है वह मत्स्य विकास। मछली उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम भागीदारी देखें तो प्रतिशत हिस्सा है मछली क्षेत्र का 2.17%। भागीदारी है आपका 5,93,083। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.967 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। याद रखेंगे, इतने में से इतना जो क्षेत्र है मतलब 98.09%। सबसे इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ में 98.09% जल क्षेत्र मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। प्रदेश में सितंबर 2022 तक आपका 3,42,822 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया। मत्स्य उत्पादन याद रख सकते हैं। फिर अगला है मछुआ सहकारिता। राज्य में वर्ष 2021-22 तक मछुआ सहकारिता समितियों की जो कुल संख्या वो है 1674, और इन समितियों में सदस्यों की संख्या है 56,342। इन समितियों को क्या लाभ मिलता है? इन समितियों को 10 वर्ष के लिए तालाब या फिर सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे तालाब हो गया या फिर सिंचाई जलाशय हो गया, यहाँ पे मछली का पालन किया जा सके। इस तरीके से मछुआ सहकारिता समिति को 10 साल के लिए पट्टे पर मतलब किराए पर दिया जाता है तालाब या फिर सिंचाई जलाशय। राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु 3 वर्ष में अधिकतम 3 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। किनको? मछुआ सहकारी समितियों को 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर अगला है मछुओं को अध्ययन भ्रमण। जो भी मछुआरे होते हैं उनको अध्ययन करने के लिए मतलब मछली पालन के काम को समझने के लिए भ्रमण कराया जाता है देश के अन्य राज्यों में। 10 दिन के लिए भ्रमण कराया जाता है, और जिसमें अधिकतम 2,500 रुपये प्रति हितग्राही व्यय करने का प्रावधान है। एक दिन में 100 रुपये प्रति दिवस। अगला है मत्स्य पालन प्रसार। मत्स्य पालन प्रसार योजना के अंतर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति या जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने पर 3 वर्षों में अधिकतम 15,000 रुपये का प्रावधान है। मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन मतलब मछली के बीजों का निर्माण करना। राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन करने की ये योजना है, जिसमें प्रति इकाई 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना, ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं, ये दोनों बस एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है हल्का सा। मछुआरों के लिए जो भी फुटकर मछली विक्रेता होते हैं, है ना, सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य हितग्राहियों को आइस बॉक्स हो गया, तराजू हो गया, बाट हो गया आदि खरीदने के लिए प्रति मछुआरा 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार से दी जाती है। कितना? 6,000 रुपये फुटकर मछली विक्रेताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
मत्स्योत्पादन से जो रोजगार हुआ वो कितना हुआ? मत्स्य कृषकों को की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2021-22 में 352 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया और वर्ष 22-23 में माह सितंबर तक 165.20 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। फिर अगला योजना है मत्स्य जीवों का दुर्घटना बीमा। अगर मछली पालन जो भी करते हैं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है मत्स्य आखेट करते समय, तो उस समय क्या होगा? 18 से 70 वर्ष की आयु के कोई भी व्यक्ति इसमें निःशुल्क दुर्घटना बीमा में जुड़ सकता है। और ये जो योजना है इसमें केंद्र और राज्य का 50-50% अंश है। केंद्रांश और राज्यांश 50-50% है ना। जो भी व्यय होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50% वहित करेगा। इस योजना के अंतर्गत अगर मत्स्य आखेट करते समय दुर्घटना हो जाता है और दुर्घटना में अगर अस्थायी अपंगता होती है तो 1 लाख रुपए, और स्थायी अपंगता और मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 2021-22 में 2,21,300 मछुआरों ने बीमा कराया था और इस तरीके से बीमा के दृष्टिकोण से देखें तो इस कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरे स्थान मिला है। फिर अगला है स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करने की योजना। सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक हो गए, अनुसूचित जनजाति जाति के महिला कृषक हो गए, इनको प्राथमिकता दी जाती है। 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र निर्माण इकाई लागत 8.50 लाख पर अधिकतम 5.10 लाख की सहायता राशि अनुदान के स्वरूप दी जाती है। अगला है मत्स्य आखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता। सभी वर्ग के मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं, ऐसे मत्स्य पालक समूह को नाव जाल क्रय हेतु 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है और मछुआ सहकारी समिति को ज़्यादा मिलता है 1 लाख रुपये, है ना। फिर अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से लागू है। किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए इस योजना को लाया गया। वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक कुल 5 वर्षों के लिए ये राज्य में चलेगा। योजना क्रियान्वयन के लिए 60% अंशदान भारत सरकार देगा और 40% अंशदान जो है वो राज्य सरकार देगा। तो केंद्रांश और राज्यांश याद रखेंगे 60-40। 5 वर्ष के लिए ये चलेगा 2020-21 से लेकर 2024-25। अब हम जो भी पढ़े हैं उससे संबंधित मुख्य बिंदु एक बार और पढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग में दिया रहता है, मैं आखिरी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें और मुख्य पॉइंट जो आपको याद रखना है उसको समझ सकें। फसल क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी 2022-23 में 26,98,261 लाख अनुमानित है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 खरीफ में 13,95,359 कृषकों का बीमा कराया गया था तथा वर्ष 2021-22 में इतने कृषकों ने भुगतान का दावा किया था। राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों के माध्यम से इतना क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद, इतना क्विंटल सुपर कंपोस्ट खाद, इतना क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस खाद का विक्रय किया जा चुका है, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्तमान प्रदेश में सिंचाई क्षमता ये इंपॉर्टेंट है 38.7% हो गया है। प्रदेश की सिंचाई क्षमता 38.775%। इंपॉर्टेंट। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 कृषि उपज उपमंडियां, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना कितना है? इनसे देखिए, वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से जो सृजित क्षमता है वो है 21.47 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 8 वृहद सिंचाई, 38 मध्यम सिंचाई और 2,477 लघु सिंचाई योजना प्रदेश में है। पशुधन क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो भागीदारी है ये इतना है 2021-22 के हिसाब से बताया गया। राज्य में उपलब्ध 1.99 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 1.967 लाख हेक्टेयर में मतलब लगभग 98.09%, ये याद रखेंगे 98.09% जल क्षेत्र में मछली पालन का विकास किया जा चुका है, मछली पालन के लिए विकास किया जा चुका है। राज्य के समस्त स्रोतों से 2020-21 में 5,91,284 मैट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन किया गया और जो कि गत वर्ष की तुलना में 2.42% अधिक था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मुख्य इन सारे पॉइंट को ध्यान देंगे। इसके अलावा और कुछ डिटेल में बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताया गया है। ये जितना भी डेटा है 2021-22 के हिसाब से हम देखेंगे हेक्टेयर में, ये 1 करोड़ बताया गया है 40,00,00
90,278 1.40 करोड़, जिसमें वनों का क्षेत्रफल यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए सकल बोया गया क्षेत्रफल और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 एकड़ का खेत है, ठीक है, 1 एकड़, यहाँ पे भी 1 एकड़ का खेत है और यहाँ पे भी 1 एकड़ का खेत है। अब ये 3 एकड़ खेत है, इसमें ये जो तीसरा वाला है इसमें डबल फसल होता है, ठीक है। ये जो तीसरा वाला है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा वाला में डबल फसल होता है, इसको मैंने मार्क कर दिया, राइट कर दिया, यहाँ पे डबल फसल होता है। अब हम सकल बोया गया क्षेत्रफल किसको मानते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है 1 1 1 हमारे पास 3 एकड़ है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें जो कुल क्षेत्रफल है सकल बोया क्षेत्रफल वो 3 एकड़ है, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे सॉरी ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मतलब 1 1 1 हमारे पास 3 एकड़ है, तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन सकल बोया गया क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे जैसे 2 बार फसल लिया जा रहा है तो इसको 1 1 1 और इसको 2 कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल जो है इसको हम 4 एकड़ मानेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया मतलब बोने पे आधार पे हम मानते हैं, और सकल बोया मतलब हम जमीन के आधार पर कैलकुलेट करते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे 3 एकड़ निकलेगा सकल बोया गया क्षेत्रफल के हिसाब से, जो है वो वहाँ पे सकल बोया क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे 4 एकड़ मिलेगा, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के हिसाब से 3 एकड़ मिलेगा, है ना। हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, मैं एक बार और समझाता हूँ। 1 1 1 और इसमें डबल फसल। तो हम देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में हम देखेंगे आपका ज़मीन 1 2 3, तो 3 एकड़। सकल बोया गया क्षेत्रफल में हम देखेंगे आपका जितना भी हम बो रहे हैं, तो हम देखेंगे इसमें डबल फसल है, तो 1 2 3 4 मतलब 4 एकड़, ठीक है। इसको कन्फ्यूजिंग टाइप का है, कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना आप, है ना। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो है आपका 46 लाख के आसपास। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है आपका इतना 10 लाख के आसपास, और सकल बोया गया क्षेत्रफल है, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और एक बार से अधिक जो बोया गया क्षेत्रफल इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये बन जाता है आपका लगभग 57 लाख के आसपास, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 57 लाख के आसपास। प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है कि धान का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। उसके बाद कौन सा क्षेत्रफल ज़्यादा दिख रहा है आपको, गेहूं का क्षेत्रफल, जहाँ पे गेहूं लगाया जाता है, तो धान सबसे ज़्यादा जगह लगाया जा रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद गेहूँ लगाया जा रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मक्का क्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन उत्पादन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मक्का सेकंड नंबर पे आ जाता है। धान उत्पादन के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद मक्का का अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे मक्का दिख रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे दिखता है गेहूँ, है ना। तो नंबरिंग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन धान, फिर मक्का, उसके बाद गेहूँ। फिर अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल बताया गया है। तो यहाँ पे संपूर्ण फसलों का क्षेत्रफल बताया गया है, यहाँ पे नीरा क्षेत्रफल बताया गया। नीरा क्षेत्रफल मतलब शुद्ध होता है ना। और संपूर्ण क्षेत्रफल में जो है ओवरऑल, जैसे एक बार 2 फसल लिया जा रहा है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो दोनों में अगर आप देखें तो सिंचाई की जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा रायपुर में है, सबसे ज़्यादा रायपुर में। और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो सबसे कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है 0.00% आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा में। तो यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सिंचाई रायपुर में अवेलेबल है और सबसे कम दंतेवाड़ा में। तो आज की क्लास में तो इतना ही पढ़ेंगे। एक क्लास बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए एमसीक्यूज में अगले क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।